अज़रबैजान में एक और सालाना माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। क्या आलमी रहनुमा दुनिया को दरपेश शदीद मौसमों का मुकाबला करने के लिए किसी काबिल अमल हल पर इत्तेफाक कर सकेंगे? बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर्स, अमेरिका के जंगलात में आग लगने के वाक़यात और तबाहकुन समुद्री तूफ़ान और स्पेन के हालिया मोहलिक सैलाबों के पस मंज़र में साइंसदानों का कहना है कि ये शदीद मौसम दुनिया के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से हैं, जिसे फौरी रोकने के इक़दाम करना नागुज़ीर है। कुर्रा अर्ज़ पर माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के मसले से निमटने के लिए इस हफ्ते के आगाज़ से अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में दुनिया भर के माहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP29 में शरीक हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी हिद्दत से मुतालिक जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जब से दर्जा हरारत का रिकॉर्ड रखा जाने लगा है, साल 2024 का शुमार अब तक के गर्म तरीन सालों में होता है। इससे पहले गुज़िश्ता साल यानी 2023 भी दुनिया का गर्म तरीन साल था। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत 80 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। इजलास में अमेरिका, चीन, भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील के सरबराहान शरीक नहीं हुए। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए बनाए गए आलमी माहौलियाती फ़ंड को असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है, ताकि ख़तरे से दो चार गैर महफूज अक़वाम की ज़रूरियात को मौसर अंदाज में पूरा किया जा सके। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्रा अर्ज़ पर होने वाली हालिया हिद्दत और मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया कैसे निपटेगी और मौजूदा आलमी कॉन्फ्रेंस में क्या किसी मुश्तरका लाए अमल पर इत्तफाक हो सकेगा। माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल एक सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होती है, जिसका मकसद रुकन ममालिक की हुकूमतों के दरमियान ऐसे इक़दाम पर इत्तफाक पैदा करना है जिससे बढ़ती हुई आलमी हिद्दत पर काबू पाया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस को कॉप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है। अगर हम अब तक हुई कॉन्फ्रेंसेस में होने वाले कुछ अहम और तारीख़ी लम्हात पर नज़र डालें तो 2007 में इंडोनेशिया के जज़ीरे बाली में होने वाली 13वीं कॉप कॉन्फ्रेंस में 187 ममालिक में नए क्योटो प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करने का अज़्म ज़ाहिर किया। लेकिन 2 साल बाद कोपेनहेगन में होने वाले COP15 में ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को रोकने के मकसद से बनाए गए क्योटो फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रुकन ममालिक ने किसी हतमी तारीख पर मुत्तफ़िक होने से इनकार कर दिया। इसके बाद जनूबी अफ्रीका में होने वाली COP17 में चीन, अमेरिका और भारत ने अगले 4 साल में अपने मुल्कों के कार्बन अखराज को कम करने का मुआहिदा करने से इनकार कर दिया। फिर 2017 में सदर ट्रंप ने अमेरिका को ये कहकर पेरिस मुआहिदे से अलग कर लिया कि यह मुआहिदा मईशत के लिए नुकसानदेह है। 2020 में कोरोना की वबा की वजह से ये सालाना कॉन्फ्रेंस ना हो सकी, जबकि 2021 में अमेरिका के नए मुंतखब सदर जो बाइडन ने दोबारा से पेरिस मुआहिदे में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि 2023 में दुबई में होने वाली COP28 में पहली बार 200 ममालिक ने मादनी ईंधन तर्क करने पर इत्तफाक किया। एक इंडिपेंडेंट साइंस प्रोजेक्ट क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक दुनिया भर में मौसमियाती बहरानों जैसे तूफ़ान, सैलाब, खुश्कसाली या शदीद मौसम के बढ़ने के बावजूद गुज़िश्ता 3 सालों से आलमी हिद्दत में होने वाले इजाफे को कंट्रोल नहीं किया जा सका और पेरिस मुआहिदे में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के आलमी वादों के बरअक्स ज़मीन की हिद्दत में 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे का खदशा है। 2 तंजीमों क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के इश्तराक से बनाया जाने वाला खुद मुख्तार साइंसी प्रोजेक्ट द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर 2009 से पॉलिसी साजों को माहौलियाती तब्दीलियों पर तज्ज़िया फराहम कर रहा है। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में जारी COP29 कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का कहना था कि गुज़िश्ता 3 सालों से माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कई ममालिक के इनफरादी मंसूबों के बावजूद दुनिया का दर्जा हरारत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। नए तज्ज़िये ऐसे इशारे दे रहे हैं कि अमेरिका और चीन में ग्लोबल वार्मिंग के बायस दर्जा हरारत में और भी ज़्यादा इजाफा होगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक ये 3 साला तातुल साबित कर रहा है कि तेज़ी से रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों और उनसे निमटने के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ में रब्त नहीं है। सदी के इख्तिताम के लिए हम एक बार फिर दर्जा हरारत के उसी तखमीने की तरफ जा रहे हैं जो तकरीबन 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो कहा जा सकता है कि बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन हम हाईलाइट करते हैं कि काबिल तजदीद तवानाई के सिलसिले में कुछ तरक्की हुई है, लेकिन साथ ही नाकाबिल तजदीद ईंधन और इसकी सनत में अब भी बहुत ज़्यादा तरक्की और सरमायाकारी हो रही है। COP29
COP29 में इस पहलू पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है कि अमीर मुल्क गरीब ममालिक को अपने तवानाई के निज़ाम को कार्बन से पाक बनाने और क्लाइमेट चेंज के नुकसानात से निमटने के लिए कैसे रकूम अदा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मकसद के लिए तरक्की पजीर ममालिक को तकरीबन 10 खरब डॉलर सालाना की ज़रूरत है और बाको मुज़ाकरात में तरक्की पजीर ममालिक का इत्तेहाद सालाना 13 खरब डॉलर इमदाद का मुतालबा कर रहा है। ताहम कुछ माहिरीन माहौलियात तरक्की याफ्ता ममालिक की खामोशी पर तशवीश का इजहार करते हैं। हमने जिन मौसमियाती आफात का मुशाहिदा किया है, चाहे वो नेपाल में आने वाले बड़े सैलाब हों जिसमें सैकड़ों लोग हलाक हुए, या स्पेन में आने वाले सैलाब हों, सियासी निज़ाम सियासतदान कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ये वो बात है जिसके बारे में हर जगह लोगों को तशवीश होनी चाहिए। और ज़ाती तौर पर यहाँ इस COP कॉन्फ्रेंस में बैठकर गैस और तेल के बारे में बातें सुनना जैसे वो खुदा की तरफ से फराहम करदा चीजें हैं, जैसे गोया उनके पास उन्हें मुस्तकिल इस्तेमाल करने का हक है। अब ये 19वीं COP कॉन्फ्रेंस है और इस किस्म की गुफ्तगू को खत्म होने का वक्त बहुत पहले गुजर चुका था। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे की एक बड़ी वजह मादनी ज़राए जैसे कोयला, कुदरती गैस, खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह को जलाकर ईंधन बनाना है, जो कुदरती आफात जैसे खुश्क साली, सैलाब और मौसमों में नुकसानदेह इजाफे का बायस बन रहा है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इस बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग का असर पाकिस्तान में मौसमों की बढ़ती हुई शिद्दत, सैलाबों में इजाफे, बेवक्त की बारिशों और दीगर कई सूरतों में देखा जा सकता है। इस वक्त मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब के कई हिस्सों को मुतासर करने वाली स्मॉग के बारे में भी माहिरीन समझते हैं कि आने वाले हर मौसम सरमा में इस मसले की संगीनी में इजाफा होगा। मौसम ठंडा होते ही पाकिस्तान के बड़े हिस्से जहरीली स्मॉग की लपेट में आ जाते हैं। धुंध और इंतहाई मुज़र सेहत ज़राअत पर मुश्तमिल स्मॉग बहुत सौ को अस्पताल पहुँचा रही है। पहले मुझे मसला था, जब लाहौर में आया हूँ तो मुझे ज़्यादा बन गया, जरा बाहर आएगा तो बाहर जा, उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 300 से बढ़ जाए तो ऐसी हवा सांस लेने के लिए खतरनाक हो जाती है। सूबा पंजाब के बहुत से शहरों में ये हद बार बार पार हुई है। रिकॉर्ड आलूदगी की वजह से हुकाम स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद करने, घर से बाहर सरगर्मियों को महदूद करने और सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम कराने जैसे अहकामात जारी कर चुके हैं। It is bringing our economy to standstill. इसने हमारी मईशत का पहिया जाम कर दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम अपने दफातर नहीं जा सकते, एयरलाइंस काम नहीं कर पा रही, ट्रेनें लाहौर में दाखिल होने से 30 मिनट पहले घंटों के लिए रुक जाती हैं। तो इस लिहाज से ये शायद बदतरीन बहरान है जिसका हम सामना कर रहे हैं। गाड़ियों में निचले मयार के ईंधन का इस्तेमाल पाकिस्तान में साल भर रहने वाली फिजाई आलूदगी का एक अरसे से बुनियादी मुहर्रिक है। इसके बाद सनतों का धुआं और फुजला जलाना भी आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। सर्दियों में ये मसला ज्यादा नुमाया हो जाता है जब ठंडी भारी हवा में आलूदा अनासर जमीन के करीब ठहर जाते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में माहिरीन ने पेशीन गोई की है कि आने वाले हफ्तों में स्मॉग का मसला मजीद संगीन हो जाएगा। हम आने वाले दिनों में और दिसंबर में ज्यादा बदतर स्मॉग देख रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट्स, थर्ड पार्टी सेंसर्स और हुकूमत के अपने चंद मॉनिटर्स हवा के मयार की खासी मुख्तलिफ रीडिंग्स देते हैं। इसके बावजूद माहिरीन के मुताबिक ये वाज़े है कि क्लाइमेट चेंज के रुझानात एक परेशान कुन मुस्तकबिल की जानिब इशारा करते हैं। हम जानते हैं कि हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्म होगा, इसलिए मुस्तकबिल स्मॉग के हवाले से ज्यादा खौफनाक है। अली तौकीर शेख कहते हैं कि पाकिस्तान को आर्जी पाबंदियों की नहीं, तवीलुल मुद्दती हल की जरूरत है। First is the public transportation. पहला पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरा ईंधन के मेयार को बेहतर बनाना है, तीसरा हमारी मईशत में कार्बन के इस्तेमाल और अखराज को कम करने के इक़दाम करना है। Decarbonizing our economy. पंजाब में माहौलियात के हुकाम के मुताबिक हल की जानिब पेशरफ्त हो रही है, जबकि सूबे ने स्मॉग में कमी का 10 साला मंसूबा भी मुतारिफ कराया है। हर वो इंडस्ट्री जो कि बॉयलर पे चल रही है उसके ऊपर हम एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवा रहे हैं। जो गाड़ियां नई बन रही हैं हम उनकी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, उनकी एमिशंस की। इसी तरह जो फ्यूल फॉर सेल है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसकी क्वालिटी को चेक करने जा रही है। पंजाब में सेहत आमा के हुकाम का कहना है कि अक्टूबर के वस्त से तकरीबन 18 लाख से ज्यादा अफराद आलूदगी के सबब बीमार हो चुके हैं। हुकूमती अहकामात के बावजूद बेशतर लोग मास्क नहीं लगा रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक जहरीली हवा पाकिस्तानियों की जिंदगियों से तकरीबन 4 साल छीन रही है और स्मॉग अभी कई हफ्ते मौजूद रहेगी, यानी ठंडे मौसम का मजा किरकिरा होता रहेगा। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आज़रबाईजान में जारी COP29 के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर उन लाखों अफराद की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है जिन्हें शदीद मौसमों की वजह से मजबूरन अपने इलाके छोड़कर दूसरी जगहों पर नकल मकानी करना पड़ती है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन ने बाकू में एक ब्रीफिंग के दौरान ये ख़ुसूसी रिपोर्ट जारी की, जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों, तनाज़ात और नकल मकानी से जुड़े पेचीदा मसाइल का अहाता किया गया है। दुनिया भर में जबरी तौर पर बेघर होने वाले 10 करोड़ 20 लाख अफराद में से 9 करोड़ इस वक्त ऐसे ममालिक में आबाद हैं जिन्हें माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का सामना है। A vast majority of the resources क्लाइमेट एक्शन के तहत लगाए जाने वाले रिसोर्सेज की एक बड़ी अक्सरियत की उन ममालिक में सरमायाकारी की जाती है जो ज़्यादा अखराज के ज़िम्मेदार हैं, उन ममालिक में नहीं जहाँ सबसे गैर महफूज लोग आबाद हैं। लिहाजा हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि उसे जो माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक नाइंसाफ़ी का एक और पहलू है दुरुस्त किया जाए, और ये कि ज़्यादा वसाइल वहाँ भी जाएं जहाँ क्लाइमेट चेंज के असरात सबसे ज़्यादा शदीद हैं। और हमारे पास इसकी मिसाल है। हम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन में इस बात पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं कि ये ज़रूरी है कि बेघर होने वालों की आवाज़ को माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक हंगामी रद्द-ए-अमल के बारे में बातचीत में शामिल किया जाए। और जब मैं रद्द-ए-अमल कहता हूँ तो मेरा मतलब हर सतह की मनसूबाबंदी, वकालत और नफाज के बारे में बातचीत है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस जारी है। इससे पहले भी 28 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। तो क्या दुनिया ने अब तक माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद भी किया है या नहीं? इस पर बात करते हैं जेम्स मेडिसन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद इत्तफाक इस वक्त हमारे साथ हैं। इत्तफाक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी माहौल से मुतालिक क्या अहम हदफ हासिल करने की कोशिश कर रही है? जी शुक्रिया असद। इसमें बाकू में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके जो अहदाफ हैं वो 8 के करीब हैं। उनमें जो सबसे बड़ा मसला भी चल रहा है वो क्लाइमेट फाइनेंस का है, फिर उसमें लॉस एंड डैमेज का है, फिर उसमें जो है वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, और फिर उसमें जो है वो कार्बन मार्केट्स और कार्बन के रिडक्शन का मसला है। तो ये कुछ ऐसे हाईलाइट्स हैं जो इस वक्त बाकू में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके कुछ ऐसे अहदाफ हैं जो मुल्क जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि 28 ये पहले कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और ये 29वीं कॉन्फ्रेंस है आज़रबाईजान में जो चल रही है। तो इसमें मुल्क जो है वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है क्लाइमेट फाइनेंस का, कि जो रिच कंट्रीज हैं, जो हाई एमिटिंग कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो किस तरह से जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज या ग्लोबल साउथ के वो मुल्क जो कार्बन एमिशन में बहुत ज़्यादा उनका हिस्सा नहीं है लेकिन उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको COP29 जो है वो 29 जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल भी हैं कि बहुत सारे मुल्क इसके हक में नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा जो है वो एक कह लें कि एक चैरिटी है, हमें ऐसे पैसे देने पड़ेंगे जिसका कोई उनको खातिर खा जो है वो म्यूचुअली फ़ायदा नहीं है, वो डेवलपिंग मुल्कों में चले जाएंगे और उसका शायद कोई फ़ायदा ना हो। तो इस वक्त एक टेंशन बनी हुई है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान है, जैसे सोमालिया है, जैसे बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो इस एजेंडे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारे मगरबी ममालिक जो हैं वो इसको पुश बैक उनकी तरफ से आ रहा है कि वो इस पे विलिंगनेस नहीं है उनकी कि वो इन पैसों पे एग्री हों। तो आप समझते हैं पहला मामला है। तो आप समझते हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली का अमल रोकने के लिए या इसकी रफ्तार कम करने के लिए जो इक़दाम हुए हैं या जिनके वादे हुए हैं, आप समझते हैं इनका कोई नतीजा निकल रहा है? नताइज कुछ हद तक तो बरामद हो रहे हैं लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। पहली बात तो ये है कैसे नताइज निकल रहे हैं। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे ग्लेशियर्स के हवाले से, तो वो कुछ ना कुछ हद तक कारआमद साबित हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी गई। जैसे कि COP28 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स को बिल्कुल फुलफिल ही नहीं किया गया अभी तक, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। कुछ पैसों के मसाइल थे, कुछ प्रोजेक्ट्स के मसाइल थे, कुछ और तरह के मसाइल थे।
تو وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکی. تو اس کا نتیجہ تو اس رفتار سے نہیں نکل رہا جس رفتار سے انہوں نے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جیسے کہ 1.5 ڈگری کو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کتنے پیسے چاہیے ان غریب ملکوں کو ان آفات سے نمٹنے کے لیے. تو وہ نتائج تب تک کارآمد ثابت نہیں ہوں گے یا وہ ان کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوگی جتنی رفتار کلائمیٹ چینج کے ایونٹس کی ہے کہ بہت سارے ڈراؤٹس ہیں, بہت سارے فلڈز آ رہے ہیں, فریکوینٹلی آ رہے ہیں. تو اتفاق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو اگر روکنا ہے تو 2030 تک ہر سال گیسوں کے اخراج میں 9% کمی کرنا ہوگی. کیسے ممکن ہوگا اس پر متفق ہونا, اور کیا یہ ممکن بھی ہے کہ یہ کمی ہو سکے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک آرگومنٹ ہے کہ بہت سارے ملک اس بات پہ تو ایگری ہیں کہ وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو انہوں نے نقصانات کیے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور کلائمیٹ ایمیشنز کی وجہ سے, لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہیں کہ وہ کاربن ایمیشنز کو کم کریں گے, اس کو ریڈیوس کریں گے. تو اس کے اوپر بھی اس دفعہ زور دیا جا رہا ہے COP29 میں کہ کم از کم یہ ملک جو ہے, جو امیر ملک ہیں, جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں, وہ اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ وہ ان اہداف کو پورا کر سکے 2030 میں 2050 میں. لیکن وہ اس بات پہ ابھی تک ایگری نہیں ہے, اور اس کی کافی حد تک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لابیسٹ, بہت سارے آئل اور گیس کمپنیز کے جو CEOs ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شامل ہیں. تو وہ بھی اتنی ہی لابی کرتے ہیں تاکہ وہ ایسے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے متفق نہ ہو جائیں جس کو ان کو فائنانشلی کسی قسم کا کوئی نقصان بیئر کرنا پڑے. ڈاکٹر محمد اتفاق, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بات کر رہے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت کتنا بڑا مسئلہ ہے اور COP29 میں جو ٹارگٹس رکھے جا رہے ہیں کتنے اچیویبل ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. گزشتہ سالوں میں آنے والے سیلابوں سے ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو $30 ارب سے زیادہ کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. اسلام آباد کے مطابق ملک کی بحالی کے لیے $16 ارب کی ضرورت ہے. ہارورڈ یونیورسٹی سے پروفیسر عاصم خواجہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. عاصم, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے نمائندوں نے باکو میں نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے. پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, کتنا قابل عمل پروگرام ہے یہ؟ السلام علیکم عمران صاحب. دیکھیں اسٹریٹجی تو اچھی ہے, اٹ ہیز ایمبیشیس ٹارگیٹس. مسئلہ صرف یہ ہے جو افتخار صاحب پہلے آپ کے ابھی جو گیسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایشو یہ ہے کہ یہ پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اینڈ اس میں آئی تھنک ایک میجر ایشو یہ ہے, اگین آپ کے پچھلے گیسٹ نے ذکر کیا کہ جی اس کو لوگ چیریٹی سمجھ رہے ہیں. آئی تھنک جو غلطی ہم کر رہے ہیں, اور اس اسٹریٹجی مجھے یہ الفاظ نظر نہیں آئے, ہمیں یہ چیریٹی سے انویسٹمنٹ کی طرف موو کرنا چاہیے. دیکھیں چیریٹی میں آپ کو کوئی بھی ملک ایک حد تک پیسے دے گا, اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں دے گا وہ. سو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ پاکستان کو, جس طرح آپ کہتے تھے نا ایک زمانے میں جب 9/11 کے بعد ہم نے کہا تھا جی پاکستان ہے وار آن ٹیرر کا فور فرنٹ میں ہے پاکستان, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان جو وار اگینسٹ کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان بیسکلی ایک لیڈر ہے. اور جو آپ پیسے دیں گے وہ چیریٹی سمجھ کے نہ دیں, اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھیں. یعنی کہ جو چیزیں پاکستان میں انوویشنز ہوں گی وہی انوویشنز دنیا کو فائدہ دیں گی. اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان میں ہم فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انوویشن کرتے ہیں. ہمیں امریکہ کو کہنا چاہیے کہ جی اگر آپ پاکستان میں اس کو ٹیسٹ کریں گے وہی چیز آپ فلوریڈا میں استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہو سکتا ہے, یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یہ پائلٹ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیریٹی والے جملے سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی تک پرسیپشن یہی ہے کہ یہ چیریٹی ہے؟ ہاں, اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. جب تک آپ چیریٹی اس کو کہیں گے آپ کے پیسے محدود رہیں گے. اور چیریٹی میں یہ بھی ہوگا, جس طرح آپ سوچیں چیریٹی میں آپ کا مائنڈ سیٹ کیا بنتا ہے. چیریٹی میں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ ایک بھکاری بن جاتے ہیں دنیا میں. مجھے تھوڑا یہ ڈر ہے جب ہم ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی گلٹ ہے, شیم ہے, لاس اینڈ ڈیمیج ہے, پر جب اس لینگویج میں پڑھیں گے اس لینگویج میں آپ صرف گلٹ کے تھرو چیریٹی لیں گے, اور وہ ایک حد تک وہ پیسے آپ کو کمٹ, آپ دیکھ لیں جو کمٹمنٹ پچھلی بھی ہوئی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہے. سو میرا سینس یہ ہے کہ اس کا آپ لینگویج کمپلیٹلی شفٹ کر دیں. اسے کہیں کہ یار یہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں, امیر ممالک جو پیسے دے رہے ہیں, اس پیسوں سے غریب ممالک جو کہ اس وقت کلائمیٹ چینج کے ایک طرح سے فرنٹ رنر ہیں, سب سے زیادہ اثرات ان پہ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ان کو بھی آپ صرف پیسے کے بجائے ایکسپرٹیز بھی لائیں. آپ باہر ملک والے سکیں یار آپ کے ایکسپرٹس ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے پاکستان میں ایک طرح سے انوویشنز کریں, ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنائیں. دیکھیں پاکستان میں ہر قسم کا مسئلہ ہے, پولوشن ہے, فلڈنگ ہے, زلزلے آ رہے ہیں, جو ڈیزاسٹر انوائرمنٹ کا ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے, اور اس کو آپ ایک ایڈوانٹیج کی طور پہ طرح پیش کریں بجائے کہ ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان ہوئے ہیں, اور جس طرح کے نقصان پاکستان ان کے ازالے کے لیے جو عالمی فورمز پر اپنا کیس رکھ رہا ہے,
اس سے آپ سمجھتے ہیں عالمی برادری قائل ہو رہی ہے؟ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ لینگویج چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک اس کے علاوہ جب آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ لائیں گے نا انویسٹمنٹ کا، ہوگا کیا کہ اس میں آپ کا اپنا جو ایفرٹ ہوگا وہ بدل جائے گا. چونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان میں بھی جو ٹیلنٹ ہے وہ آئے گا. ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہمیں پیسے آ بھی گئے، وہ پیسے انوویشنز کون کرے گا؟ صرف اگر گورنمنٹ سیکٹر انویشن کرے گی اس کو ایک محدود تک، آپ کو پتہ ہے پبلک سیکٹر میں انوویشن کتنی ہو سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی کو بھی شامل کریں اس میں. سو فرض کریں آپ نے کہا کہ جی ہم ایک کمپٹیشن کر رہے ہیں جس میں ہم نے ایک فنڈ کیا ہے، اس فنڈ میں جو ادارے سب سے اچھے آئیڈیاز لائیں گے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئے، پبلک میں ہو، نان پروفٹ میں ہوئے، تو پاکستان میں ایک طرح سے انوویٹرز اور انٹرپرینورشپ بھی بڑھے گی. ہمیں ری ڈائریکٹ کرنا ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت ہے، ہمیں اس ٹیلنٹ کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز آ رہے ہیں پاکستان میں اس کو سالو کریں. اب ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے کوئی ریسرچرز ہیں جو کہیں کہ جی ہم نے ایک بہتر ارلی ڈیٹیکشن سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو امپروو کریں گے جو پاکستان کے اس وقت ارلی ڈیٹیکشن سسٹم ہے. سو اس طرح کے جب کریں گے پاکستان میں بھی آپ کا بہتر ٹیلنٹ اجاگر ہوگا اور دنیا میں پھر لوگ اس ٹیلنٹ کو ریکگنائز کریں گے. اس وقت پاکستان میں ہم پاکستان کو انوویٹنگ سینٹر نہیں سمجھتے. اب انڈیا دیکھ لیں، انڈیا نے اپنے آپ کو ایسا پلیس کیا ہے کہ جی ہمارے پاس نئے آئیڈیاز ہیں اور ہم انوویٹ کریں گے. پاکستان اس وقت اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے، اس لیگ میں بھی نہیں ہے. تو کیا ممکن ہے، فیزیبل ہے؟ جتنی ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ فیزیبل بھی ہے کرنا ان تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جو ضروری اقدامات؟ بالکل ہے. دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ ایشو یہ ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو نہ ریکگنائز کرتے ہیں، نہ اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، نہ اس کی پارٹنرشپس بنتی ہیں. جب اس طرح کا ٹیلنٹ لائیں گے آپ تو باہر سے بہت سارے ایکسپرٹس بھی آ سکتے ہیں. مطلب میرا ایک ادارہ پاکستان میں سرپ جس میں ہم نے اکنامکس کا کام کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی اکیڈمکس ہیں ان پارٹنرشپ ود آؤٹ سائڈ اکیڈمکس، اور الحمدللہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے. سو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انوویشن یا قابلیت یا ٹیلنٹ کی کمی ہے. اگر ہم ایک تھوڑا سا براڈر ویو لیں دنیا کا، تو COP 29 میں بات ہو رہی ہے 1 ٹریلین یا 10 کھرب ڈالر کا انتظام کرنے کی، تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ہونے والے نقصان ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. کتنا ممکن ہے اس طرح کے فنڈز فراہم ہو سکیں گے؟ کیونکہ اب تک اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو بنتے تو نہیں ہیں. دیکھیں آپ کو کمٹمنٹس بہت مل جائیں گی، اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی. ریالٹی ہے کہ جو پچھلا پیسہ ہم نے 28 میں کمٹ کیا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا، رائٹ؟ سو آئی تھنک اناؤنسمنٹس نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں فاسٹ منی چاہیے. اور فاسٹ منی جب بھی آپ اس طرح کا کسی کو گلٹ کر کے چیریٹی کر کے لیتے ہیں وہ پھر آپ کو آرام سے ہی دیتا ہے، اس کا اپنا فائدہ تو ہو نہیں رہا. تو سسٹینیبلٹی آپ سمجھتے ہیں اس میں کنسرن ہے؟ جی سسٹینیبل نہیں ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. پیسہ صرف تب فلو ایزلی کرتا ہے جب اس پیسے کا پیسے دینے والا کا کوئی ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے. اینڈ چیریٹی میں فائدہ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت آپ کو ازالہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت گلٹ کا ازالہ ہو جاتا ہے، بٹ کتنا کب تک چلائیں گے وہ؟ رائٹ. تو لاسٹ پہ ایک چیز پروفیسر خواجہ، عالمی سطح پر جو جنگیں اور تنازع ہو رہے ہیں اس وقت، کیا وہ بھی ماحولیات کے مسئلے سے توجہ ہٹا رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلے تو چلتے رہیں گے وہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گورنمنٹس پہ جائیں گے، گورنمنٹس ان مسئلوں کو ترجیح دے سکتی ہے. ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں جو ایشو ہو رہا ہے، یوکرین میں ہو رہا ہے، اب امریکہ میں نئی حکومت آئی ہے. سو میری سینس یہ ہے کہ یہ بہانے بن جاتے ہیں انویسٹمنٹ نہ کرنے کے. بٹ اگر آپ کا اپنا وہی بات آ گئی، اگر آپ فنڈز لا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لا رہے ہیں، صرف گورنمنٹ سے نہیں پیسے آئیں گے. اگر آپ انوویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی پیسے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میجر فنڈ جو امپیکٹ انویسٹمنٹ فنڈز دنیا میں ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اس سے وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اس سے پھر موومنٹ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر خواجہ، آپ ہمارے ساتھ تھے، ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ فنڈنگ کے حوالے سے کیا نئی اپروچ پاکستان یا باقی دنیا لے سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے علاوہ دنیا بھر سے دلچسپ معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.